अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, इसको आज की वीडियो में देखा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है मोड ऑफ फॉर्मेशन। किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म की जाती है, तो देखते हैं हम। पार्टनरशिप इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप अपने एग्जिस्टेंस में आ जाती है और इस पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं होता है। जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। प्रीवियस कंपनीज एक्ट क्योंकि 2013 के पहले 1956 कंपनीज एक्ट अपनाया जाता था और उसके पहले और भी कई कंपनीज एक्ट हुआ करते थे, तो किसी भी कंपनीज एक्ट के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तभी कंपनी स्टार्ट हो सकती है। रेगुलेटरी एक्ट्स। पार्टनरशिप पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज होता है, जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए। ये जो 50 मेंबर है, इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 डिसाइडेड किया है, जबकि सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया है कि वो तय कर सकती है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है 100। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टनरशिप के मेंबर्स को मैक्सिमम 100 तक रख सकती है। रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर 50 तय किया हुआ है। अब आइए जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखते हैं। इसमें 3 फॉर्म होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट 200 बताई गई है। इस 200 में प्रीवियस और करंट एम्प्लॉई को छोड़ करके, यानी अगर कोई पुराना एम्प्लॉई है उस कंपनी का या प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉई है उस कंपनी का जो जिसने इस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो उसको छोड़ करके 200 मेंबर हो सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी जिसे ओपीसी भी कहा जाता है, इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का सवाल नहीं है। पार्टनरशिप की एक बड़ी फीचर होती है जिसमें लायबिलिटी की हम बात करते हैं, तो लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, यही इसकी एक बहुत बड़ी डिमेरिट भी है। जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और यही कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने जितने का शेयर्स ले रखा है, उन मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट के लिए है जितने अमाउंट का शेयर उन्होंने ले रखा है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक 100 रुपए का शेयर खरीद रखा है, तो मिस्टर एक्स की लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपए की है। कंपनी को कितना भी लॉस हो जाए, उस मिस्टर एक्स से 100 रुपए से ज्यादा अदा करने के लिए कभी भी नहीं कहा जा सकता है। यही है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हालांकि कुछ अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां भी होती हैं, उस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी फिर अनलिमिटेड हो जाएगी। वहां पर क्या होगा, वहां पर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी नहीं रह जाएगी जितने का उन्होंने शेयर्स लिया है, बल्कि उससे ज्यादा हो जाएगी। अगर कंपनी का की लायबिलिटी ज्यादा है, कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है, तो उस मेंबर से भी उस डेट चुकाने के लिए कहा जाएगा। इसी का मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती ही है, ये इसका फीचर ही है, जिसको हम लोग अगर जनरल पार्टनरशिप की बात करें तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी उसमें होती है और यही इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट है। जबकि आमतौर से जब कंपनी की हम बात करेंगे तो वहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और ये इसका एडवांटेज हो जाता है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? पार्टनरशिप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच बांटा जाने वाला प्रॉफिट या लॉस का एक रेशियो तय होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है, तब उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डिपेंड करता है कि किस तरह के शेयर्स हैं। कंपनी में 2 तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट को टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो हर एक टुकड़ा, हर एक शेयर, हर एक पार्ट
डिविडेंड कहलाता है। तो डिविडेंड प्रॉफिट का एक टुकड़ा होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रॉफिट का टुकड़ा यानी डिविडेंड फिक्स होता है, एक फिक्स परसेंटेज होता है, उतना ही मिलेगा। जबकि इक्विटी शेयर्स के केस में ये डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के केस में डिपेंड करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर। कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड, अगर कम कमाती है तो कम डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और कभी कभी अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं भी देती है। तो इस तरीके से कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स होता है। ऑडिट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। ये है ऑडिटिंग का मतलब। पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, यानी ऑडिट कराया जाए या ना कराया जाए इसके लिए कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, लीगल कंपल्शन नहीं। जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी की बुक्स को ऑडिट कराना कंपलसरी है या लीगली तौर से वो बाइंड है, इसलिए उसे मैंडेटरी कहा गया है। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में जो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है वो सभी पार्टनर्स के जरिए हो सकता है या उनमें से किसी एक पार्टनर के जरिए हो सकता है। हो सकता हो बाकी पार्टनर्स बिजी हो जो बिजनेस में टाइम नहीं दे सकते हैं तो वो किसी एक को चुन सकते हैं। तो कोई एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पर भी कर सकता है या सारे पार्टनर्स मिल करके मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को। जबकि कंपनी के केस में बिजनेस का मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के जरिए होता है और वो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के जरिए चुने जाते हैं। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अगर अपने हिस्से को, अपने शेयर को किसी दूसरे को दे देना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा तभी कर सकता है जब बाकी पार्टनर्स इस बात पर राजी हो। मान लीजिए एक पार्टनरशिप है जिसमें ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। मिस्टर ए जाना चाहते हैं लेकिन वो अपनी जगह पर किसी मिस्टर डी को लाना चाहते हैं, तो वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर ए को जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन अपनी जगह पर किसी को लाना ये उनके हाथ में नहीं है। वो तभी हो सकता है जब बाकी के पार्टनर्स बी और सी भी इस बात पर राजी हों। तो अकेले कोई पार्टनर अपने हिस्से को किसी दूसरे को दे नहीं सकता है या ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें शेयर्स को ट्रांसफर करना पॉसिबल है, बल्कि बहुत आसान है। तो आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है और वो अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिस्टर एक्स ने अगर पब्लिक कंपनी के शेयर ले रखे हैं, वो चाहते हैं कि ये शेयर्स को मिस्टर बी को बेच दें, मिस्टर वाई को बेच दें, तो वो आसानी से ऐसा कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी में वो नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स उनके पास होंगे तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बिजनेस, पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस किया जा सकता है, किसी भी तरह का बिजनेस किया जा सकता है। इसमें कोई बाइंडिंग्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिर्फ बिजनेस लीगल होना चाहिए। कपड़ा बेचना है तो कपड़ा बेचें, फर्नीचर बेचना है फर्नीचर बेचें, दवाएं बेचना है दवाएं बेचें, जो भी उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके उस बिजनेस को किया जा सकता है। जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में सिर्फ वही बिजनेस किया जा सकता है जो कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया था। कंपनी जब फॉर्म होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, उसमें एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस डॉक्यूमेंट में 6 बातें लिखी जाती हैं। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए कंपनी खोली जा रही है। उसमें ये मेंशन होता है कि कंपनी किस चीज का बिजनेस करेगी। तो जो मेंशन है उसमें वही बिजनेस वो कर सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकती है कंपनी। जबकि पार्टनरशिप में कोई भी लीगल बिजनेस किया जा सकता है, बिजनेस को बदला भी जा सकता है। वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेसेस, पार्टनरशिप का अगर वाइंड अप करना हो, पार्टनरशिप को अगर खत्म करना हो, डिसॉल्व करना हो, तो वो हो सकता है पार्टनर्स के एग्रीमेंट के जरिए। सारे पार्टनर्स मिल करके इस बात पर राजी हो जाएं कि हमें पार्टनरशिप को बंद करना है, इस बिजनेस को खत्म करना है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई ऐसी वजह हो जाए जिसकी वजह से कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि बिजनेस को बंद किया जाए, तो वो भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि कंपनी के लिए उसका वाइंडिंग अप करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि उसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं, जो प्रोसेस बताया गया उसके वाइंडिंग अप का, वो सारा फॉलो करना पड़ेगा।
तो कंपनी का वाइंडिंग अप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिस तरीके से उसका फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, वाइंडिंग अप भी डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कौन सा बिजनेस ज्यादा स्टेबल है। पार्टनरशिप, किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट या उसकी इंसॉल्वेंसी से अफेक्ट होती है, यानी पार्टनरशिप फर्म रहेगी या फर्म खत्म हो जाएगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर चले गए, कितने पार्टनर की डेथ हो गई, कितने पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। यानी ये सारे एक्ट, ये सारी जो इवेंट्स हैं, इससे पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस पर असर पड़ता है। जबकि कंपनी के केस में किसी पार्टनर की डेथ, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी या किसी पार्टनर्स के शेयर्स के ट्रांसफर से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर जा सकते हैं, मेंबर की डेथ हो सकती है, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी चलती रहती है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में खूब। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।